आज की कहानी में फ्लिक सिनेमा आपके सामने प्रेजेंट करता है साल 2017 की ऑस्कर विनिंग मूवी द शेप ऑफ वाटर। फिल्म की शुरुआत एक सपने से होती है जहां अलीसा की दुनिया पूरी तरह से पानी में डूबी होती है। यह उसकी इस तत्व से गहरे संबंध का संकेत देता है और उसकी दोहरी प्रकृति को दर्शाता है जो धीरे धीरे सामने आएगी। जैसे ही उसका अलार्म बजता है, पानी बह जाता है और वह अपनी सामान्य जिंदगी में जागती है। नायिका एलिसा एस्पोसिटो एक गूंगी यानी कि एक मूक महिला एक शांत नियमित जीवन जीती है। वह अपने दिन की शुरुआत स्नान करने और बाद में खाने के लिए अंडे उबालने से करती है। जैसे ही अंडे का टाइमर समाप्त होता है, वह एक आरामदायक स्नान का आनंद लेती है। नहाने के बाद वह अपने काम के लिए रात का खाना पैक करती है। अपने करीबी दोस्त और पड़ोसी गिल्स के लिए एक अतिरिक्त हिस्सा तैयार करती है। एलिसा गिल्स से मिलने जाती है, उसे खाना लाती है और वे एक साथ टेलीविजन पर एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट म्यूजिकल फिल्म देखते हैं। दोनों डांस और संगीत से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उनके संक्षिप्त समय के बाद एलिसा बाहर निकल जाती है और हॉलवे में नाचती है, जैसे फिल्म से प्राप्त खुशी को दर्शाती है। वह अपने मकान मालिक से मिलती है जो उनके भवन में एक सिनेमा चलाता है और एक संक्षिप्त अभिवादन के बाद वह बस स्टॉप की ओर जाती है और अपने काम पर जाने के लिए बस पकड़ती है। एलिसा एक टॉप सीक्रेट सरकारी सुविधा में नाइट शिफ्ट के रूप में सफाई दल का हिस्सा है। उसकी सहकर्मी और सबसे अच्छी दोस्त झेल्डा उसे उनकी शिफ्ट के लिए अपनी पंक्ति में जगह बचाती है। साथ में वे प्रयोगशाला के विभिन्न कमरों की सफाई करते हुए चलते हैं जब तक कि वे एक प्रतिबंधित क्षेत्र तक नहीं पहुंच जाते जिसमें एक बड़ा पूल है। फ्लेमिंग सुरक्षा प्रमुख डॉ हॉफस्टेटलर का परिचय कराता है जो प्रयोगशाला के प्रमुख वैज्ञानिक हैं और उन्हें बताता है कि जल्द ही एक नई संपत्ति पहुंचेगी जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके तुरंत बाद संपत्ति एक दबावयुक्त टैंक के अंदर आती है। साथ में स्ट्रिकलैंड एक सरकारी एजेंट प्राणी टैंक के अंदर से अजीब अलौकिक आवाजें निकालता है जो एलिसा की जिज्ञासा को बढ़ा देता है। वह चुपके से और करीब से देखने की कोशिश करती है और टैंक को छूती है और प्राणी उसकी छुअन का जवाब देता है। यह हॉफस्टेटलर को चिंतित कर देता है जो जल्दी से उसे और झेल्डा को वहां से चले जाने के लिए कहता है। अगले दिन एलिसा और गिल्स पास के एक डिनर में जाते हैं जहां गिल्स की लाइम पाई का ऑर्डर करता है। हालांकि पाई का स्वाद भयानक है, यह स्पष्ट है कि गिल्स को अधिक रुचि उस हैंडसम बारटेंडर में है जो संभावित रोमांस की उम्मीद में है। वे गिल्स के अपार्टमेंट में लौटते हैं और एलिसा उसे चुपचाप देखती है जब वे नीरस मिठाई खाते हैं। उस शाम एलिसा काम पर लौटती है और जब वह बाथरूम साफ कर रही होती है, स्ट्रिकलैंड अंदर आता है। वह अपने हाथ धोता है और फिर टॉयलेट का उपयोग करता है, लेकिन विशेष रूप से बाद में अपने हाथ नहीं धोता। अपने हाथ धोने की आदतों के बारे में एक विचित्र तरीके से बताते हुए जो उसके नियंत्रण और कठोर व्यक्तित्व को दर्शाता है। एलिसा उस कैटल प्रोड को नोट करती है जिसे वह अपने साथ रखता है, लेकिन जब वह जिज्ञासा से उसे छूने की कोशिश करती है, स्ट्रिकलैंड उसे न छूने की चेतावनी देता है। फिर वह एक अप्रिय बातचीत करता है, अपनी रुचि स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए। झेल्डा पहले ही स्ट्रिकलैंड से सावधान है और उससे अपनी नापसंदगी को स्पष्ट करती है। बाद में जब एलिसा और झेल्डा कचरा फेंक रहे होते हैं, वे स्ट्रिकलैंड को प्रयोगशाला से लड़खड़ाते हुए खून से लथपथ देखते हैं। अलार्म बजता है क्योंकि वैज्ञानिक और सैन्य कर्मी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दौड़ते हैं। झेल्डा एलिसा को वहां से ले जाती है, लेकिन बाद में उन्हें प्रयोगशाला में फैले खून की गंदगी साफ करने के लिए वापस बुलाया जाता है। जगह बुरी तरह फैली हुई थी, खून हर जगह फैला हुआ था और जब एलिसा सफाई कर रही थी, उसने स्ट्रिकलैंड की 2 कटी हुई उंगलियां पाई। वह उन्हें एक पेपर बैग में डालती है और उन्हें फ्लेमिंग को सौंप देती है जो उन्हें बाहर ले जाता है। हालांकि बाहर जाने से पहले एलिसा पहली बार उस जलीय प्राणी को ठीक से देख पाती है जिसे वे प्रयोगशाला में रख रहे हैं। अगली सुबह एलिसा गिल्स को पिछली रात की घटनाओं के बारे में बताती है जिसमें उसने देखा प्राणी भी शामिल है, लेकिन गिल्स उस पर विश्वास नहीं करता। इसके बजाय वह एक पेंटिंग पर ध्यान केंद्रित करता है जिसे वह बना रहा है, इस उम्मीद में कि यह उसे उसके पूर्व बॉस के साथ फिर से अनुकूल बना देगा। जब गिल्स अपने बॉस से मिलता है तो उसे बताया जाता है कि पेंटिंग में सुधार की जरूरत है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि उसे फिर से काम पर रखा जाएगा। उस रात एलिसा चुपके से प्रयोगशाला में वापस जाती है और टैंक के पास एक अंडा लाती है। वह इस प्राणी को फिर से देखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अंडे के साथ उसे लुभाते हुए वह आश्चर्य में देखती है कि जलीय व्यक्ति पानी से बाहर आता है। वह उसके हाथ से अंडा लेने में हिचकिचाता है, लेकिन एक पल के बाद एलिसा उसे जमीन पर धीरे से रखती है और उसे साइन लैंग्वेज में अंडा का संकेत दिखाती है। प्राणी उस इशारे की नकल करता है
फिर जल्दी से पानी में वापस चला जाता है। जेल्डा एलिसा को प्रयोगशाला से बाहर निकलते हुए रोकती है और उसे बताती है कि स्ट्रिकलैंड उसे देखना चाहता है। अपने कार्यालय में स्ट्रिकलैंड उनके पृष्ठभूमि के बारे में पूछताछ करता है, विशेष रूप से एलिसा में रुचि दिखाते हुए। वह उसकी फाइल पढ़ता है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उसे एक बच्चे के रूप में नदी के पास छोड़ दिया गया था। वह उसकी गर्दन पर निशान भी नोटिस करता है, यह सोचते हुए कि क्या वे उसकी मूकता का कारण हो सकते हैं। उन्हें जाने से पहले स्ट्रिकलैंड यह स्पष्ट करता है कि जिस प्राणी को वे रख रहे हैं वह खतरनाक है। इसे मानवीय दिखने के बावजूद एक राक्षस के रूप में संदर्भित करता है। समय बीतने के साथ एलिसा अपने नाइट शिफ्ट के दौरान प्रयोगशाला का दौरा करती रहती है। गुप्त रूप से जलीय व्यक्ति के साथ बंधन बनाती है। वह उसके लिए एक पोर्टेबल रिकॉर्ड प्लेयर पर संगीत बजाती है और उसे उबले अंडे देती है। वह उसकी साइन लैंग्वेज को समझने और जवाब देने लगता है और दोनों के बीच एक गहरा मूक संबंध विकसित होता है। उनके मिलने का समय बढ़ता जाता है और एलिसा खुद को भावनात्मक और शारीरिक रूप से उसकी ओर आकर्षित पाती है। इस बीच डॉ हॉफस्टेटलर, जो गुप्त रूप से एक सोवियत जासूस है, अपने वरिष्ठों से इस प्राणी पर रिपोर्ट करता है। वह अपने विश्वास को व्यक्त करता है कि प्राणी बुद्धिमान है और संचार करने में सक्षम है, यह सुझाव देते हुए कि उसका अध्ययन किया जाना चाहिए, न कि उसे मारा जाना चाहिए। हालांकि उसके वरिष्ठों ने उसे या तो प्राणी को निकालने या उसे मारने का आदेश दिया, इस डर से कि अमेरिकी इसे हथियार बना देंगे। दूसरी ओर स्ट्रिकलैंड प्राणी को प्रताड़ित करता रहता है, अपनी शक्ति जताने के लिए कैटल प्रोड का उपयोग करता है। वह बताता है कि कैसे उसने अमेज़न में इस जलीय व्यक्ति को पकड़ा, जहां स्थानीय लोग इसे एक देवता के रूप में पूजते थे। हॉफस्टेटलर के विरोध के बावजूद कि प्राणी की अनूठी जीव विज्ञान वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ा सकती है, स्ट्रिकलैंड इसे सैन्य उद्देश्यों के लिए विच्छेदित करने के लिए दृढ़ है। जब एलिसा सुनती है कि प्राणी को विच्छेदन किया जाना है तो वह उसे बचाने के लिए बेताब हो जाती है। एलिसा गाइल्स के सामने अपनी दिल की बात रखती है, उसे प्राणी को सुविधा केंद्र से बाहर निकालने में मदद मांगती है। हालांकि शुरुआत में गाइल्स हिचकिचाता है और खतरों से डरता है, लेकिन अंततः वह एलिसा और प्राणी के गहरे संबंध से प्रेरित होकर सहमत हो जाता है। इसी दौरान हॉफस्टेटलर, जो अपने सोवियत अधिकारियों के प्रति वफादारी और वैज्ञानिक के रूप में अपनी नैतिक जिम्मेदारी के बीच फंसा हुआ महसूस करता है, एलिसा की मदद करने का फैसला करता है। एलिसा एक साहसी योजना बनाती है जिसमें वह गाइल्स को अपनी वैन को सुविधा केंद्र की लॉन्ड्री वैन के रूप में छुपाने के लिए कहती है। एलिसा सुरक्षा कैमरों को खराब कर देती है और हॉफस्टेटलर की मदद से वह प्राणी की बेड़ियों को खोल देती है। वे उसे लॉन्ड्री कार्ट में छुपाकर बाहर निकालने में कामयाब होते हैं, लेकिन बिना मुश्किलों के नहीं। जब वे भागने की कोशिश करते हैं तो स्ट्रिकलैंड को कुछ गलत होने का शक होता है और वह उनका पीछा करता है, लेकिन एलिसा, गाइल्स और प्राणी किसी तरह से बचकर निकल जाते हैं। सुरक्षित रूप से अपने अपार्टमेंट लौटने के बाद एलिसा प्राणी को अपने बाथटब में रखती है और उसे पानी से भर देती है ताकि वह सांस ले सके। अगले कुछ दिनों तक वह उसकी प्यार से देखभाल करती है और उनका बंधन और गहरा होता जाता है। वह योजना बनाती है कि जैसे ही मौसमी बारिश आएगी वह उसे पास के एक नहर में छोड़ देगी और अपने कैलेंडर पर तारीख लिखती है। इस बीच वे कई अंतरंग पल साझा करते हैं, जिसमें एक जादुई रात भी शामिल है जब एलिसा बाथरूम को पानी से भर देती है, जिससे उनके लिए एक जलमय आश्रय तैयार हो जाता है। गाइल्स भी प्राणी को पसंद करने लगता है, खासकर जब वह उसकी अद्भुत उपचार शक्तियों को देखता है। एक दिन जब प्राणी गलती से डर के कारण गाइल्स को घायल कर देता है, बाद में वह उसके घावों को छूकर उन्हें ठीक कर देता है और यहाँ तक कि उसके पतले होते बाल भी वापस आ जाते हैं। इस बीच प्रयोगशाला में स्ट्रिकलैंड प्राणी के भागने की जांच से और अधिक निराश हो जाता है। उसके वरिष्ठ अधिकारी उस पर दबाव डालते हैं कि वह संपत्ति को वापस लाए और उसे खोजने का उसका जुनून और भी बढ़ जाता है। वह जेल्डा और एलिसा से पूछताछ करता है, लेकिन सफाई कर्मचारियों के शामिल होने की संभावना को खारिज कर देता है। इसी दौरान हॉफस्टेटलर के सोवियत अधिकारी उसके इरादों पर शक करने लगते हैं। जब वह उनसे मिलने जाता है तो वे उसे धोखा देने के संदेह में मारने का फैसला करते हैं। हालांकि स्ट्रिकलैंड वहां हस्तक्षेप करता है, सोवियत एजेंटों को मार देता है और हॉफस्टेटलर को जानकारी के लिए प्रताड़ित करता है। मरने से पहले हॉफस्टेटलर यह खुलासा करता है कि प्राणी एलिसा के साथ है। स्ट्रिकलैंड गुस्से और निराशा से भरा हुआ जेल्डा को ढूंढ निकालता है और उससे जानकारी हासिल करने के लिए धमकी देता है। हालांकि जेल्डा बोलने से इनकार कर देती है, लेकिन उसके पति अनजाने में यह खुलासा कर देते हैं कि एलिसा इसमें शामिल है। स्ट्रिकलैंड एलिसा के अपार्टमेंट की ओर बढ़ता है प्राणी को पकड़ने के लिए। एलिसा और गाइल्स नहर की ओर भागते हैं, प्राणी को पानी में छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही वे अंतिम अलविदा कहने की तैयारी करते हैं, स्ट्रिकलैंड वहां पहुंच जाता है
और एलिसा और प्राणी दोनों को गोली मार देता है। एक नाटकीय मोड में प्राणी खुद को ठीक कर लेता है और स्ट्रिकलैंड का सामना करता है, उसकी गर्दन पर घाव कर देता है एक अंतिम प्रतिशोध के रूप में। स्ट्रिकलैंड मरते हुए अविश्वास में बड़बड़ाता है और प्राणी को एक देवता के रूप में स्वीकार करता है। जैसे ही अधिकारी करीब आते हैं, प्राणी एलिसा को पानी में ले जाता है। वहां वह उसके घावों को ठीक करता है और खुलासा करता है कि उसकी चोट के निशान वास्तव में गलफड़े हैं, जिससे वह पानी के नीचे सांस ले सकती है। दोनों प्रेमी पानी के नीचे गायब हो जाते हैं, अंततः एक साथ स्वतंत्र हो जाते हैं और गाइल्स और जेल्डा मौन में उन्हें देखते रहते हैं। अंत में एलिसा और प्राणी को उनका सुकून मिल जाता है। वे उस दुनिया में रहते हैं जहां वे वास्तव में हैं, पानी के नीचे, सतह की दुनिया की बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।